भी दौर में बढ़े दीपक झा जी, महंगाई किसी भी दौर में बढ़े, वो जनता को हमेशा चुभती है। अभी भी महंगाई चुभ रही है। मैं नहीं कहूंगा कि जनता बहुत खुश है, ताली बजा रही है कि वाह वाह महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को कंट्रोल करना, अच्छे से मैनेज करना, ये सरकार का काम है। इसलिए सरकार को 10 सेकंड जी काला धन आ जाएगा तो डीजल पेट्रोल 30 रुपए लीटर मिलेगा। काला धन बाहर गया हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत हो गए हैं। अब की बार मोदी सरकार में बहुत हुई महंगाई की मार। ये जुमले किसने दिए थे, कौन से महापुरुष ने दिए थे? जनता उसको आज ढूंढ रही है। मोदी जी ने तो देश की खातिर लोगों के घरों में आग लगा दिया है। मोदी जी ने तो देश के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे सब कुछ बेच दिया। भाजपा का जो अर्थतंत्र है वो है अब प्रदीप जी गोल एक सेकंड पूरी अब गोल इस तरफ शिफ्ट हुआ दे देना और भाजपा मालिक की तरह नहीं एक सेकंड दीपक झा जी एक सेकंड रुक जाइए। दीपक झा जी मतलब 2013 में इन्होंने कीमत बढ़ाई, इनकी मजबूरी थी। अभी आप कीमत बढ़ा रहे हैं तो लोगों की जेब काट रहे हैं। मतलब काला धन और ये सारी चीजें निकल कर सामने आ रही। प्रदीप जी आपका लॉजिक क्या है? बताइए ना, लॉजिक क्या है? 140 प्रदीप जी जवाब दे दीजिए। डीजल और पेट्रोल मिलता था, आज $110 प्रति बैरल है और आप 100 रुपए से क्रॉस कर गए हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? कौन सा तर्क शास्त्र है आपका? कौन सा अर्थशास्त्र यहाँ पे अपना रहे हैं? $110 प्रति बैरल आज मिल रहा है। दीपक जी मैं जवाब देता हूँ जी। प्रदीप जी जवाब देता हूँ। देखिए दरअसल दिक्कत क्या है कि दिक्कत क्या है कि मैं फैक्ट्स रखूंगा, बाकी जनता निर्धारित कर ले। 204 से 214 के बीच, 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। पेट्रोल के दाम बढ़े 113%। हमारी सरकार 2014 से 2026, 12 साल ले रहा हूं, 10 साल ले रहा हूं, पेट्रोल के दाम बढ़े 36.8%। मतलब 10 साल में कांग्रेस ने जितने दाम बढ़ाए उससे 80% कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाए। अब डीजल की बात करते हैं। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने डीजल के दाम 155% बढ़ाए, हमने डीजल के दाम 65% बढ़ाए। मतलब कांग्रेस पार्टी से 90% कम बढ़ाए। और ऐसी स्थिति में जब पहली बार दुनिया में 70 सालों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद हुआ है, 4 साल में पहली बार दाम बढ़ाना हमने शुरू किया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 महीने तक क्राइसिस आया, जिसमें आईएई चीफ भी कह रहे हैं खोल दो वरना देश दुनिया के जितने भी तेल के कुएं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको तो अच्छा करना है, देश की जनता खुश है। कांग्रेसियों को दिक्कत है कि देश के अंदर अराजकता क्यों नहीं फैल रही जिससे राहुल गांधी गद्दी पे बैठ जाए। दीपक जी तुम्हारे जन्म में तो ये होने वाला नहीं है, क्या पता नेक्स्ट जन्म ले लो उसके अंदर ऐसा हो जाए, पर इस जन्म में नहीं होगा। आनंद विजय सर को लाइएगा स्क्रीन पर। आनंद विजय सर, इस तेल क्राइसिस में और बढ़ती कीमतों के बीच में जीएसटी की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। क्यों नहीं जीएसटी को पेट्रोल और डीजल में लाया जा सकता? क्या दिक्कत है इसमें सर? आनंद विजय सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका निर्णय जीएसटी काउंसिल लेगी, इसका निर्णय सरकार नहीं ले सकती है। प्रत्युष जी, जो सारी राज्य सरकारों ने, सारे दलों ने मिलकर जीएसटी को तय किया है वो जीएसटी काउंसिल ही इसका निर्णय लेगी। लेकिन मुझे तो अब यहाँ कुछ भी बोलते हुए डर लगता है, आपकी तरह मुझे भी ना कह दिया जाए कि इकोनॉमिक्स समझ के आइएगा, क्योंकि मेरे पास एक आंकड़ा था वो मैंने सोचा आपको कह दूं। 2004 से 14 के बीच की आप लोग बात कर रहे थे। 2004 से 14 के बीच में जो लोग कहते हैं ना कि बिजनेसमैन के लिए ये सरकार काम करती है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2004 में जो यूनिकॉर्न इकोसिस्टम था इस देश में, 4 थे यूनिकॉर्न, और 2026 में 130 हैं। 1 बिलियन वाली कंपनी, $1 बिलियन वाली कंपनी। तो इन्वायरमेंट इकोनॉमिक बेहतर हुआ है, इसमें से किसी को इनकार नहीं, ये सब इंडिकेटर हैं। और इकोनॉमी का साइज भी अगर आप देखिए तो 4 से 14 के बीच में जितना था और 14 से लेके 26 के बीच में जितना है, तो 2 गुना बढ़ा है शायद मेरे ख्याल से। वो 2 पॉइंट समथिंग पे छोड़ के गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2.1 ट्रिलियन पे छोड़ के गए थे, जो अभी 4.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो और उनको जो अटल जी से मिला था उनका भी अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये नरेंद्र मोदी का कार्यकाल उनसे, चूंकि वो अर्थशास्त्री माने जाते थे, इसलिए ये आंकड़े हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी का साइज भी लगातार भारत का बड़ा है। इसमें कोई तेल के सस्ता होने की बात नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं ना प्रत्युष जी प्रबंधन की, महंगाई पर काबू प्रबंधन से ही पाया जा सकता है कि कहां से पैसा निकालो, कहां लगाओ। अब जैसे अभी रुपया गिर रहा था तो रिजर्व बैंक ने कितने $1 मिलियन मार्केट में पंप किए ना, क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था और वो ये अफोर्ड कर सकते थे। सरकार को भी उन्होंने लाभांश देके सरकार की भी वो साख बचाने का प्रयास किया है रिजर्व बैंक ने। तो ये प्रबंधन है। अब इकोनॉमिस्ट बेहतर प्रबंधन है या एक राजनेता बेहतर प्रबंधन है, ये देश की जनता ही तय करेगी सर।
दीपक झा जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए, अनंत विजय जी के आंकड़े, इनको मुबारक हो, इनको बधाई हो। ये तो उसी लेगेसी की है ना कि भाई सवाल करेंगे 1950 में भारत की जीडीपी कितनी थी, अब इनसे मैं सवाल कर लेता हूं। तो ये तो सतत प्रक्रिया है ना भाई विकास का, ये तो बढ़ेगा ही। आज 2024 में 26 में हम खड़े हैं, 2046 में जाएंगे, 2050 में जाएंगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पॉकेट मारी की जाए, आपको जनता को, देश को फायदा ना दिया जाए। अनंत विजय जी थोड़े से तो आप तो समझदार व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके से तो हम लोग सीखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बोलेंगे हम सब लोग मान जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए ना कि आपको तब अर्थतंत्र की, अर्थशास्त्र की समझ नहीं थी जब आप कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, तब समझ नहीं थी? या आज आपको ज्यादा समझ हो गई? या तब आपने मजाक उड़ाया था डॉक्टर पी चिदम्बरम साहब का कि वित्त मंत्री ने कहा सोना ना खरीदो, और आप ये कह रहे हैं? तो बात क्या है इस देश में? मैं कहता हूं, मैं तो नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करने को तैयार हूं, नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे वो करने को तैयार हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बस देशवासियों के लिए डीजल पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से नीचे ला दीजिए, दूध की कीमत 10 रुपए लीटर कम कर दीजिए, गैस कीमत कम कर दीजिए, सिलेंडर अवेलेबल करा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके सामने सरेंडर करने को तैयार हूं, मैं आपकी बुराई करूंगा नहीं कभी। लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है, ये नीतिगत मामला है, ये देश का मामला है, ये देश की जनता का मामला है, ये उन वादों का मामला है जिन वादों को नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ किया था। भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सब बातों पे होता है। दोनों से सवाल थे। भंडारी जी, आनंद विजय, आनंद जी जवाब थोड़ी सी आंखों में हया लेके बैठा करिए।